हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडियो चैनल। आज हम समझेंगे स्टेम सेल के कंसेप्ट को। देखिए, आप जब भी कैंसर पढ़ रहे हो, कैंसर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो एक टर्म आती है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। आपके बार बार आप उससे डील करते हो, आप स्टेम सेल से आप डील करते हो, स्टेम सेल बायोलॉजी से आप डील करते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस टर्म को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इवन हमारा जो बेसिक होता है रिगार्डिंग दिस टर्म स्टेम सेल के बारे में, वो क्लियर नहीं होता। So the first question that arise in our mind is that what are stem cells? कि stem cells होती क्या हैं और हम इन्हें कैंसर बायोलॉजी में स्पेसिफिकली इन्हीं सेल्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं। हम कैंसर के क्योर के लिए स्टेम सेल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या हम कहें कि मॉडर्न जेनेटिक में स्टेम सेल का क्या रोल है। उन सभी चीज़ों को समझने के लिए एक इनिशियल पॉइंट पे, एक इनिशियल स्टेज पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझें। तभी हम लोग अपने कंसेप्ट को डीपली समझ पाएंगे। तभी हम लोग जो मेन रीज़न है कि किस तरीके से आपका स्टेम सेल क्योर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ को मॉडर्न जेनेटिक टेक्निक्स को यूज़ करके, वो हम समझ पाएंगे। राइट। व्हाट आर स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स क्या होती हैं? बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो हम लोग बोल सकते हैं, हमारी जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें, वो मल्टी सेलुलर बॉडी एक ऑरिजिनेट होती है एक सिंगल जाइगोटिक सेल से। सिंगल जाइगोटिक सेल कैसे बनी, इससे आप सभी फैमिलियर हैं कि कैसे आपका एक एग सेल होता है, एक स्पर्म सेल्स होती हैं, वो फ्यूज़ होके फर्टिलाइज होके जाइगोट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है। ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो हमारा, हम लोग बोल सकते हैं, बेसिकली एक सिंगल सेल से पूरा बॉडी बनता है। वही सिंगल सेल जो कैपेबल है मल्टीपल डिवीज़न करने के लिए, हम लोग बोल सकते हैं कि वही सेल हमारा एक तरीके से एक ऐसी सेल है जो डिवाइड करे जा रही है और आपकी सेल की फॉर्मेशन कर रही है। तो वो एक काइंड से हमारा स्टेम सेल है। स्टेम सेल एक्चुअली होती क्या है? ये वो सेल्स होती हैं जो कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर सकती है, किसी भी टिश्यू को फॉर्म कर सकती है। क्योंकि जो स्टेम सेल्स होती है उनका फेट डिसाइडेड नहीं होता। स्टेम सेल्स जो है, आप उन्हें स्पेसिफिक टाइप के हॉर्मोन्स या एंजाइम्स से इंटरेक्ट करा के उनका फेट जो है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करा सकते हो। स्टेम सेल्स को आप एज अ प्रिकर्सर यूज़ कर सकते हो, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो कंप्लीट बॉडी को बनाने के लिए, किसी ऑर्गन को बनाने के लिए। राइट। तो स्टेम सेल्स हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास अपना कोई फेट नहीं होता, लेकिन हम उनके फेट को डिसाइड कर सकते हैं, उनको इंड्यूस करा के, किसी तरीके से उनके अंदर इंडक्शन करा के। राइट। स्टेम सेल्स आर द बॉडी रॉ मटेरियल दैट सेल्स फ्रॉम विच all other cells with specialized function are generated। जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो तो आप वहाँ पे देखते हो कि आपके पास 4 स्टेजेस होती हैं, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज, M स्टेज। राइट। आप सेल साइकिल के अंदर एक और स्टेज को स्टडी करते हो जिसे हम लोग बोलते हैं G नोड स्टेज। राइट। तो कोई भी सेल आपकी सेल डिवीज़न को कब तक परफॉर्म कर सकती है? जब तक उसके पास एक तो प्रॉपर कंडीशन अवेलेबल है, दूसरा उसका फेट डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है। अगर किसी सेल का फेट डिसाइड हो जाता है, इन शॉर्ट हम लोग बोले वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, तो आपकी सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आरबीसी का एक कंसेप्ट लेते हैं, तो आरबीसी हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जो आफ्टर मैचुरेशन डिवाइड नहीं करती। उसका एक रीज़न यही है क्योंकि मैचुरेशन के बाद उसे फर्दर डिवीज़न परफॉर्म नहीं करना होता। उसी वजह से उसके सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिसअपेयर होने लग जाते हैं, और सेल जो है वो सेल साइकिल से हट के आपकी जी नोड फेज़ में चली जाती है। जी नोट फेज़, जिसे हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं, ये वो फेज़ होती है जहाँ पे आपकी कोई भी सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, वो फुल्ली स्पेशलाइज्ड हो जाती है। इसी का रिवर्स आपकी होती है स्टेम सेल, बिकॉज स्टेम सेल्स जो होती हैं वो हाईली कैपेबल होती है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिवीज़न को परफॉर्म कर सकती है। क्यों परफॉर्म कर सकती है? क्योंकि उनका कोई फेट नहीं होता, उनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता, और उनकी इन्हीं फीचर को हम लोग यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में, या हम लोग बोल सके बायोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी में, हम लोग बोल सकते हैं साइंस के डिफरेंट डिफरेंट आप
एरिया के अंदर स्टेम सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हो, एज अ बेस यूज़ करते हो आप डिफरेंट डिफरेंट न्यू डिस्कवरी करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर हायरार्की ऑफ स्टेम सेल को समझें तो स्टेम सेल्स जो होती हैं इनिशियल स्टेज पे वो टोटीपोटेंट होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम जब ह्यूमन की डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं जायगोट हमारे पास एक ऐसी सेल होती है जिसका कोई फेट डिसाइड नहीं है, एक सिंगल सेल है, ठीक है, एक सिंगल डिप्लॉयड सेल आपके पास होती है जिसके अंदर डिवीज़न होंगे इनिशियल स्टेज पे, और उन डिवीज़न के बाद आपका ब्लास्टोमर बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, राइट। वो कैसे धीरे धीरे आपकी फिर 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। तो ये कैसे होता चला जाता है कि इनिशियल स्टेज पे उसमें डिवीज़न होंगे, मल्टीपल डिवीज़न वो परफॉर्म करेगा, बहुत सारी आपकी सेल बनेगी, 8 सेल स्टेज आएगी, 16 सेल स्टेज आएगी, एंड देन धीरे धीरे करके वहाँ पे जर्म लेयर बनेगी, उन जर्म लेयर से धीरे धीरे आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स, टिश्यू एंड देन ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो जब आप स्टेम सेल का डिवीज़न पढ़ते हो, उसकी हायरार्की पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियल स्टेज पे हमारी जो स्टेम सेल होती है वो टोटीपोटेंट होती है। देखो 3 चीज़ें यहाँ पे आएगी जिनको आपको ध्यान रखना है। एक होती है टोटीपोटेंट, एक होता है प्लूरीपोटेंट और एक होता है आपका मल्टीपोटेंट, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना। टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो आपकी सेल है, जो स्टेम सेल जिसको हम लोग टोटीपोटेंट कह रहे हैं, वो सेल किसी भी टाइप की सेल की फॉर्मेशन कर सकती है। उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो आपका किसी भी टाइप की सेल में, टिश्यू में कन्वर्ट हो सकती है। उसको यूज़ करके आप मल्टीपल टाइप के, आप मतलब एनी टाइप ऑफ ऑर्गन आप उससे फॉर्म कर सकते हो, राइट। दूसरी तरफ आप देखते हो प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल्स वो होती हैं, टोटीपोटेंट जो सेल है उनके पास हम लोग बोल सकते हैं कि हाई कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकती हैं, किसी भी टाइप का सेल, टिश्यू, ऑर्गन फॉर्म कर सकती है। प्लूरीपोटेंट भी आपका टोटीपोटेंट सेल होता है, बट इसके अंदर कुछ एक हमारी सेल्स होती है जिनके लिए इनहिबिशन हो जाता है, यानी कि ये हर तरीके की सेल को फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसमें कहा ना प्लूरी, प्लूरी जो होता है उसे हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, जब आप बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल हो, बट नॉट दी ऑल। टोटीपोटेंट सेल आपकी सभी टाइप की सेल को बना सकता है, लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल सभी सेल की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है मल्टीपोटेंट, यानी कि एक ही सेल आपकी मल्टीपल टाइप की सेल्स को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देखोगे उनकी पोटेंसी जो है, जैसे जैसे आपकी स्टेम सेल की आप हायरार्की देखोगे, आप टोटीपोटेंट से मल्टीपोटेंट की तरफ आओगे, तो आप देखोगे कि जो उनकी डिवीज़न कैपेबिलिटी है इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। इन शॉर्ट आप दूसरे वर्ड में इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे उनका फेट डिसाइड होने लगता है, उनकी जो डिवीज़न कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, राइट। तो स्टेम सेल्स जो होती है इनिशियल स्टेज पे वो टोटीपोटेंट सेल्स होती है, यानी कि वो किसी भी टाइप की सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। टोटीपोटेंट सेल आपका प्लूरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट होगा, प्लूरीपोटेंट सेल फर्दर कन्वर्ट होगा आपका मल्टीपोटेंट सेल में। आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारी मल्टीपोटेंट सेल है जिससे आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि ब्लड स्टेम सेल जो है वो आपकी आरबीसी की भी फॉर्मेशन करेगा और डब्ल्यूबीसी की भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेल आपकी जाके फर्दर मसल सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, नर्व सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। तो इसी तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डेवलपमेंट होती है कि पहले आपकी जायगोटिक सेल होती है, एक सिंपल सिंगल सेल स्टेज होता है, और उसी सिंगल सेल स्टेज के अंदर डिवीज़न होके वो आपकी स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर बॉडी के फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज़ देयर सच एन इंटरेस्ट इन स्टेम सेल। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, हमने ये तो समझ लिया कि हमारे जो स्टेम सेल्स होती हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स किस तरीके से डिवाइड करती है। अब समझने की बारी आती है कि जो आपकी जेनेटिक्स है उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है स्टेम सेल में। आखिर हम लोग स्टेम सेल को कैंसर क्योर के लिए क्यों एक मेजर फैक्टर की तरह स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च इंटरेस्ट क्यों है। सो इट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिजीज अकर। आप
अगर स्टेम सेल की जो हायरार्की है उसको अच्छे से समझ जाते हो, आपको ये समझ आ जाता है कि किस तरीके से आपकी हर एक सेल की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप ये समझ पाओगे कि आखिर आपके डिजीज़ होने की प्रॉबिलिटी कहाँ से जनरेट हुई, जो आपकी सेल है वो कहाँ से इन्फेक्ट हुई, कहाँ पे कौन सी स्टेज के ऊपर आपका, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिफॉर्मिटीज़ आई जहाँ से डिजीज़ अकर हुआ, राइट। तो स्टेम सेल की हायरार्की को स्टडी करके, आप मोड ऑफ सेल डिवीज़न को स्टडी करके, जो पूरा वे है कि किस तरीके से एक आपकी टोटिपोटेंट से आपका स्पेशलाइज सेल बना है, उसको अगर आप स्टडी करते हो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से आपके डिजीज़ जो है वो क्यों कॉज हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, इट जनरेट हेल्दी सेल टू रिप्लेस डिजीज सेल। जैसे आप रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर पढ़ते हो, जो कि आज का एक इमर्जिंग हमारा रिसर्च एरिया है रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसमें आप देखते हो कि हम लोग स्टेम सेल को यूज़ करते हैं एज अ प्रिकर्सर की तरह अपनी डिजीज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आप बॉडी के अंदर से अपनी डिजीज सेल को अगर क्योर नहीं कर पा रहे हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उन डिजीज सेल को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, राइट। जो पेशेंट है उसके लाइफ स्पेन को बढ़ाया जा सके, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, जैसे कैंसर वाले ही अगर हम लोग डिजीज़ का एग्जांपल लेते हैं, तो कैंसर के ही केस में आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन की हेल्प से, उसकी टेक्निक्स की हेल्प से वो आपकी डिजीज सेल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं टू रिप्लेस देम विद द हेल्दी सेल, ताकि हेल्दी सेल आपकी बॉडी को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट न्यू ड्रग फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। आप बहुत सारे आपको मतलब हम लोग देखते हैं कि डेली हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं उनकी डिस्कवरी करते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी इफ़ेक्टिवनेस को भी टेस्ट करें कि वो कितनी हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, तो उसके लिए भी आप स्टेम सेल को यूज़ करते हो। दैट्स वाई जो आपकी स्टेम सेल्स होती है वो एक बहुत ही, हम लोग बोल सकते हैं, हॉटस्पॉट है आपके रिसर्च एरिया के लिए, कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्टेम सेल के अंदर जो आपके रिसर्चर होते हैं उनका, ठीक है। वेयर डू स्टेम सेल्स कम फ्रॉम? द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ये तो समझ लिया कि कैसे हमारी स्टेम सेल काम करती है, क्या उसके फीचर है, पर हमें ये भी तो समझना है ना कि स्टेम सेल आखिर आती कहाँ से है। तो देखिए, स्टेम सेल्स जो होती हैं वो आपकी एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स भी हो सकती हैं, अडल्ट स्टेम सेल्स भी हो सकती हैं, और पेरीनेटल स्टेम सेल्स भी हो सकती हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिससे हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से हम लोग ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो बच्चे, जब हम लोग बोल सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारी आपकी टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, बहुत सारे टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं जो डिजीज़ के क्योर के लिए यूज़ की जाती हैं बाय दी डॉक्टर्स, राइट। तो वहाँ पे वो हमारा जो एक, हम लोग बोल सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल है आपका एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल का। फिर आपकी अडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास हाई रीजनरेटिव पावर होती है। इवन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा जो लिवर है, हमारी जो लिवर सेल्स होती हैं उनके पास रीजनरेशन पावर होती है, कि इन केस आपके लिवर के अंदर डैमेज होता है तो आपकी जो लिवर की सेल्स होती है वो समहाउ कोशिश करती है कि वो उस डैमेज को और कम कर सके, उस डैमेज को क्योर कर सके, बिकॉज आपकी जो लिवर की सेल्स होती है उनके पास रीजनरेटिव पावर होती है, ठीक है। इवन आप एम्फीबियंस में देखोगे, सैलामेंडर का आपका एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास रीजनरेटिव पावर होती है। तो ये हमारी स्टेम सेल्स जो है इनको आप अडल्ट स्टेम सेल्स के रूप में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम दी अडल्ट बॉडी, राइट। फिर उसके बाद पेरीनेटल स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, बिफोर बर्थ जो आपकी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो जो स्टेम सेल्स हैं उनके सोर्सेज आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। मेनली जो आपकी स्टेम सेल्स हैं, जो हम लोग बोल सकते हैं आपके लिए एक अच्छे सोर्स की तरह काम करती है, वो हमारी एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, ओके।
प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब समझते हो आप कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती हैं, बहुत सारी कॉपीज़ बना सकती हैं अपनी, ठीक है। मोस्ट बॉडी सेल कैन गो थ्रू अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन एंड देन डाई। जस्ट लाइक हमने आरबीसी का ही पढ़ा कि उनकी 120 डे के लाइफ स्पेन होती है, उसके अंदर उनका डिवीज़न पूरा परफॉर्म होता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद वो मैच्योर हो जाती है और उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। तो लाइक आपकी आरबीसी की तरह ही आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो कुछ डिवीज़न परफॉर्म करने के बाद आपकी फुल्ली मैच्योर स्टेज में चली जाती हैं, जी नोट स्टेज में चली जाती है और उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर पाती, राइट। लेकिन जो स्टेम सेल्स होती हैं उनके पास हाई रेप्लिकेशन पावर होती है, सेल्फ रेप्लिकेट वो कर सकती हैं। सो स्टेम सेल्स कैन कंटिन्यू टू डिवाइड इनडेफिनेटली। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी ये भी आ जाती है, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके पास मतलब डिवीज़न परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, कैपेबिलिटी जो है उनकी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है कैंसर सेल की, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जो स्टेम सेल्स होती है वो इनडेफिनेटली डिवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की, दैट इज़ अबाउट दैट दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या है, कि जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं उनका कोई फेट नहीं डिसाइड होता, उनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं डिसाइड होता, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। लेकिन हम स्पेसिफिक इंडक्शन दे के उनको स्पेसिफिक एंजाइम्स या प्रोटीन से हम लोग इंड्यूस करा सकते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन से उनका इंडक्शन करा सकते हैं और उनको स्पेसिफिक टाइप की स्पेशलाइज्ड सेल में हम लोग उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड फीचर एसोसिएटेड विद मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द बॉडी सच एज मसल्स, nerves and fat. They can divide and develop into cells of other type to a greater or lesser degree, ठीक है। इम्पॉर्टेंस की बात करें कि हमारे लिए स्टेम सेल्स क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ से तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एक ऐसी सेल जिसको आप किसी भी टाइप की सेल में डिवाइड कर सकते हो, जिससे आप किसी भी तरीके की सेल को फॉर्म कर सकते हो, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी आप समझ ही सकते हो। तो रीजनरेटिव मेडिसिन में इसकी इम्पॉर्टेंस है। आप इसको रिसर्च एरिया में बहुत सारा यूज़ करते हो। ड्रग इफ़ेक्टिवनेस के लिए हमारी स्टेम सेल्स इंपॉर्टेंट होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है। इवन जीन ट्रांसफ़र के लिए हम लोग स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं। सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के लिए भी हम लोग स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स के आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूजेस होते हैं। ह्यूमन स्टेम सेल्स की क्या क्या एप्लीकेशन है कि ह्यूमन स्टेम सेल से आप ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट टाइप के आपके जो सेल्स है उनको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्टेम सेल्स आपके पास आप ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल्स आपके पास हैं जो आपने एग्जांपल के लिए एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से एक्सट्रैक्ट की है, तो उस क्लस्टर ऑफ स्टेम सेल से आप फॉर्म कर सकते हो डिफरेंट टाइप की सेल्स को। आप उससे इंटेस्टाइनल सेल्स को फॉर्म कर सकते हो। लिवर सेल आप वहाँ से स्पेशलाइज्ड मतलब जो स्टेम सेल्स हैं उनको स्पेशलाइज कर सकते हो को लिवर सेल में कन्वर्ट हो जाएं। कार्डिक सेल की फॉर्मेशन आप वहाँ से कर सकते हो। नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, इवन मसल सेल्स जो है आपकी, वो भी आपकी स्टेम सेल से बनाई जा सकती है, स्पेशलाइज्ड की जा सकती है, राइट। So what is stem cells therapy or regenerative medicine and how does it work? ठीक है। सो आई एम श्योर बिफोर दिस आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल का कंसेप्ट क्या है, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या क्या हमारी हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन हो सकती है स्टेम सेल्स की, राइट। सो जो रीजनरेटिव मेडिसिन का कंसेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन आई एम श्योर आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस।